बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में और जनरल गैस इक्वेशन के बारे में। अब जनरल लॉज में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवागेद्रोस लॉ और उसके साथ साथ बाद में जनरल इक्वेशन जो इन तीनों लॉज को कंबाइन करेगी। और ये सारे के सारे लॉज और ये जनरल गैस इक्वेशन बहुत अहम है with respect to theory, with respect to MCQs, with respect to other general exams, with respect to MDCAT, ECAT। ये तीनों लाज और या चारों चीज़ें आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली हैं। इसी वजह से आप अगर बहुत ध्यान से और सही नमूने से चीज़ों को समझते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको और कोई भी मसला इस वीडियो के बाद इन टॉपिक्स में नहीं आने वाला। बहरहाल इन लॉज को या इस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन गैसेस के बारे में समझनी चाहिए। दरअसल गैसेस मैटर का एक ऐसा टाइप है जिनको ना तो फिक्स शेप है और ना ही कोई उनको फिक्स वॉल्यूम है। इट मींस दे हैव नाइदर द फिक्स शेप नॉर द फिक्स वॉल्यूम। अब फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम न होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा गैस है जिसका मास 2 ग्राम है, आपने उसको इस कंटेनर के अंदर फिट किया जिसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, तो उस गैस का भी वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हो गया। इन द सेम वे वही सेम गैस जिसका मास 2 ग्राम था, आपने वही गैस को लिया और उसको आपने ऐसे कंटेनर के अंदर फिट किया जिसका वॉल्यूम था 30 मीटर क्यूब। अब उसी गैस का जिसका पहले वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था, अब उसका 30 मीटर क्यूब हो गया। यानी कि जैसा कंटेनर उतना ही उसका वॉल्यूम होता जा रहा है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसका कोई वॉल्यूम फिक्स है। तो भी हम कह रहे हैं कि गैसेस हैव नो एनी फिक्स्ड वॉल्यूम। जितना बड़ा कंटेनर आप गैस को देंगे उतना बड़ा उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और जितना छोटा कंटेनर आप उसको देंगे उतना छोटा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का मतलब है जगह को ऑक्यूपाई करना। कोई भी चीज कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है उसका उतना वॉल्यूम कहलाया जाएगा। अगर 10 मीटर क्यूब वाला कंटेनर उसको दिया जा रहा था तो वो 10 मीटर क्यूब जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, सेम मास 2 ग्राम वाला गैस। और 2 ग्राम वाले गैस को जब स्पेस दी गई, जब जगह दी गई 30 मीटर वॉल्यूम की, तो उसने फिर उस सारे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब जितनी जगह उसको दी जाएगी उतनी ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि उसको कोई भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं है। अब हम बात करें फिक्स शेप की। अगर आपके पास कंटेनर होता इस किस्म का, तो आपने अगर गैस को इस कंटेनर के अंदर फिल किया होता तो उस गैस की शेप इस तरह की हो जाती। अगर आपने उसी गैस को इस कंटेनर के अंदर फिट किया होता तो उसी गैस की शेप इस तरह की हो जाती। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा कंटेनर या जैसा उसका स्पेस, वैसी ही उसकी जो है वो शेप हो जाती है। तो मतलब उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। अगर आपके पास ये मार्कर, ये सॉलिड है, आप चाहे इसको कंटेनर में रखें, चाहे इसको सिलेंडर में रखें, चाहे इसको कमरे में रखें, हर जगह पर इसकी शेप यही रहेगी, क्योंकि सॉलिड को फिक्स शेप होती है मगर गैसेस को कोई फिक्स शेप नहीं होती। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि गैसेस जो भी हैं उनका जो वॉल्यूम है, देयर वॉल्यूम एट सेम मास कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। अगर आप गैसेस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, भले उनका मास सेम हो। सेम यही चीज मैं आपको अगर यहाँ बता दूं, अगर आपके पास ये वॉल्यूम है और आपने इसको हीट दी, यानी कि इसको आपने ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये गैस आपका एक्सपेंड होगा। अब एक्सपेंड होने की वजह से या गैस आपका ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो हम कहेंगे कि उसका मास तो सेम था मगर टेम्परेचर की वजह से ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। इन द सेम वे अगर आपके पास ये सेम वॉल्यूम है, आपने इसको ऊपर से प्रेशर दिया, प्रेशर देने से इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि देयर वॉल्यूम एट सेम मास, भले उनका मास सेम हो मगर उनका वॉल्यूम चेंज होगा बाय चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। अब उसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पास गैसेस हैं, सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चार चीजों पर डिपेंड करती हैं: प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, उनके वॉल्यूम पर और उनके बाद में मासेस पर या नंबर ऑफ मोल्स पर।
अब प्रेशर पर कैसे होती है और टेम्परेचर पर कैसे होती है वो आपने यहाँ देखी। उसके बाद उनके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा वॉल्यूम में फर्क हो रहा था। उसके बाद किस पर डिपेंड करती है, मास पर, जैसे आपने यहाँ देखा कि उनका मास सेम था। तो ये चार चीजें बताती हैं कि गैस की जो प्रॉपर्टी है वो किस किस्म की है और कैसी होगी। अब इन चार प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारे पास तीन लॉज हैं। एक वो लॉ जो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बताएगा, तो हम उसको कहेंगे बॉयल्स लॉ। एक वो लॉ जो गैसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेगा प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, तो हम उस लॉ को कहेंगे चार्ल्स लॉ। एक वो लॉ जो गैसेस की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेगा वॉल्यूम और उनके मासेस के दरमियान, तो उसको हम कहेंगे एवागेद्रोज लॉ। और एक वो लॉ जो इन सारों को कंबाइन करेगा, या एक वो इक्वेशन जो इन सारों को कंबाइन करेगी, हम उसको कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन। अब हम जा रहे हैं हर एक लॉ के ऊपर कि कोई भी लॉ किस तरह गैसेस को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ को। अब बॉयल्स लॉ आप भी बना सकते हैं, आप भी अपनी तरफ से लॉ दे सकते हैं और उसका नाम अपना दे सकते हैं। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा हम उस पर बाद में आते हैं, लेकिन आप थोड़ी चीज समझें, उसके बाद आप खुद ही बॉयल्स लॉ को बना देंगे। यहाँ पर आप चीज समझें कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब और आपके पास यहाँ प्रेशर है 5 पास्कल। आपने क्या किया कि यहाँ पर प्रेशर को आपने बढ़ा दिया, प्रेशर को आपने कर दिया 10 पास्कल, यानी प्रेशर को आपने डबल कर दिया। तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम जो था वो आपका हो गया कंप्रेस। तो वॉल्यूम हो गया अभी 5 मीटर क्यूब। यानी कि आपने जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, जैसे ही आपने सॉरी प्रेशर बढ़ाया, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। यानी एक चीज आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब एक चीज आपकी बढ़े और दूसरी चीज आपकी कम हो, तो इस किस्म के रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका उतना ही कम हो रहा है। जैसे आपने यहाँ प्रेशर को बढ़ाया, यहाँ पर प्रेशर को आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम उसका क्या हो गया, सेम हो गया। यानी अभी वो जगह ऑक्यूपाई कम करेगा, पहले जगह ऑक्यूपाई ज्यादा कर रहा था। तो आप इसी लॉ को इस वजह से ऐसे कहेंगे कि वॉल्यूम V ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर पर। अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर आप कम करेंगे, यानी कि प्रेशर आपने ऊपर कर दिया, इसका प्रेशर आपने कम कर दिया, तो वॉल्यूम आप देखें कि आपका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर आते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा जा रहा है यहाँ। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट इसलिए हम रख रहे हैं ताकि जब दो चीजों के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करें तो हमें सही नमूने से पता चले कि इस चीज का असर इस चीज पे कैसे हो रहा है। अगर बीच में तीसरी चीज होगी तो हमें इन दोनों चीजों के दरमियान रिलेशन का पता नहीं चलेगा। अब यहाँ भी आप चीज को समझें कि आपके पास फर्ज करें कि यहाँ पर आपने इसको टेम्परेचर दे दिया मिसाल के तौर पर। अब टेम्परेचर इसको ऊपर करेगा, आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। टेम्परेचर इसको ऊपर करेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम को बढ़ाएगा, प्रेशर वॉल्यूम को कम करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम कितना कम हुआ। वॉल्यूम कितना कम हुआ प्रेशर की वजह से, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस टेम्परेचर को, जो आपको बीच में चीज डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको रखेंगे कांस्टेंट। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बॉयल्स लॉ कहता है कि मेरा लॉ आपको तब प्रूव सही साबित होगा जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर ही जो है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर आपको रिलेशन का पता नहीं चलेगा कि वैसे क्या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के है भी या नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि यहाँ हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की वजह से इस लॉ को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को मानने वाला लॉ। ऐसा लॉ जो आइसोथर्मल प्रोसेस को ओबे करे, उस लॉ का नाम बॉयस लॉ है, क्योंकि इस लॉ के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। इसी वजह से इस लॉ को हम कहते हैं कि इट ओबेज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी, या यहाँ पर जो हमने चीज कही कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के,
तो वो सेम चीज हमने यहाँ लिखी कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इनवर्स है, इसी वजह से हम उसको 1/p लिख रहे हैं। अब जब भी आपने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना होता है तो वहां पर आपने दो काम करने होते हैं। पहला काम, आपने वहां पर इक्वल की साइन देनी होती है, और दूसरा काम, आपने वहां पे कांस्टेंट देना होता है, जो भी कांस्टेंट वहां हो। यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है तो हमने यहाँ कांस्टेंट के दिया। तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर आपने इज इक्वल टू और के दिया, तो v इज इक्वल टू के इंटू 1/p हो गया। अब अगर आपने यहाँ से फार्मूला लेना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास p डिवाइड में है, जब दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई की, तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। अब आपके पास ये फार्मूला है बॉयल्स लॉ का, लेकिन अगर आप के नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम आपके पास बराबर होगा किसी न किसी कांस्टेंट के, जो कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसका पहले प्रेशर आपने 5 पास्कल दिया है और उसका पहले वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, आपने बाद में उसका प्रेशर 10 कर दिया तो वॉल्यूम उसके नतीजे में कम हुआ। अब आफ्टर और बिफोर और आफ्टर, इन दो चीजों का जो आपस में रिलेशन है वो दोनों का बराबर है। इसी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो P1 है और यहाँ पर जो V1 है वो बराबर है यहाँ पर जो P2 है और यहाँ पर जो V2 है, क्योंकि अगर आप दोनों का वैल्यूज देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 इसका हो जाएगा वैल्यू, और 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका भी वैल्यू 50 हो जाएगा। इसका मतलब चाहे आपने पहले प्रेशर दिया, प्रेशर कम हो वॉल्यूम ज्यादा हो, या प्रेशर ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो, ओवरऑल जो उनका बॉयल्स लॉ का फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, ओवरऑल जो उनकी इक्वेशन रहेगी वो सेम रहेगी। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास इन चीजों के बेसिस पर एक ग्राफ है, और ग्राफ हमें बताएगा कि जो चीजें हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन है। अब इस ग्राफ को जो रिलेशन शो करे प्रेशर के दरमियान और रिलेशन शो करे वॉल्यूम के दरमियान, उस ग्राफ को हम कहते हैं पीवी ग्राफ, यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब इस पीवी ग्राफ में जो आपके पास यहाँ पर चीज वर्टिकली है वो प्रेशर है, और जो चीज यहाँ पर आपके पास हॉरिजेंटली है वो है वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर ये चीज देखें कि मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर प्रेशर इस पॉइंट पर है, हम इसको कुछ टाइम तक हटाते हैं, और वॉल्यूम आपका इस पॉइंट पर है। अब आप प्रेशर कम कर रहे हैं, यानी कि आप जो है उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम था, आपने प्रेशर बढ़ाते गए तो वॉल्यूम जो है आपका कम होता जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे कहें कि प्रेशर आप कम करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप ऐसे ही समझें कि आपके पास यहाँ जो प्रेशर है वो कम है, आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देखें जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है। हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब वॉल्यूम यहाँ पर 4 है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है। अब वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है तो वॉल्यूम, आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, आपने प्रेशर को 1 से किया 2, अब प्रेशर को 2 से किया 3, प्रेशर को 3 से किया 4। आप यहाँ देखें कि वॉल्यूम को आपने 4 से कहाँ तक पहुंचा दिया, 2 तक, यानी कि वॉल्यूम आपका 4 से कहाँ तक पहुंच गया, 2 तक। तो ये वॉल्यूम आपका कम हुआ। इन द सेम वे अगर आप रिवर्स में जाएं, आपका जो प्रेशर है वो 4 है, आप प्रेशर को अभी कम कर रहे हैं, तो आप देखें वॉल्यूम जो 2 था और अभी आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया 3, और प्रेशर कितना हो गया 1, यानी प्रेशर को आपने कम किया तो वॉल्यूम आपका बढ़ गया। अभी आपका और प्रेशर कम हो रहा है तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, 4 हो गया। तो जब दो चीजों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो वहां पर जो तकरीबन या अक्सर औकात जो रिलेशन बनता है वो इस किस्म का कर्व बनता है, और इस किस्म के कर्व को या इस किस्म के ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबोला कर्व। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है वो हाइपरबोला है या हाइपरबोलिक कर्व है, पैराबोलिक नहीं बल्कि हाइपरबोलिक कर्व।
अब ये जो हाइपरबोलिक कर्व है ये तब होगा जब वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हो। अगर आपका ग्राफ होगा प्रेशर के दरमियान और 1/v के दरमियान, तो आपकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अगर आपके दरमियान ग्राफ होगा पीवी ग्राफ प्रेशर और v के दरमियान, तो आपका ग्राफ होगा हाइपरबोला। अगर आपका ग्राफ होगा प्रेशर और 1/v के दरमियान, तो आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट क्यों है वो आप थोड़ा यहां समझें। प्रेशर आपके पास यहां पर है, आपने बढ़ाया, और वॉल्यूम 1/v है, यानी वॉल्यूम आपका कम है, तो वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ, और जितना जितना आपका ये वॉल्यूम बढ़ रहा है वैल्यू यहाँ पर, उतना उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। 1/v का मतलब ये है। इसी तरह आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये आपका 1/v अगर है, तो ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, इस तरह से 0 हो जाएगा। तो आपका ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो आप देखें आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होता जा रहा है। पहले 3 पर था, अब 2 पर है, अब जो है आपका 1 पर है। तो प्रेशर जब 4 हुआ तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि ये रिलेशन आपका प्रेशर और 1/v के दरमियान है। 1/v का मतलब है कि ऑलरेडी वो चीज रिड्यूस है, ऑलरेडी वो चीज इनवर्स है, उल्टी है। तो प्रेशर और 1/v के दरमियान आपकी जो रिलेशन है बॉयल्स लॉ के अंदर वो स्ट्रेट होगी, और प्रेशर और v के दरमियान जो आपका रिलेशन है वो आपका होगा पैराबोलिक, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में और पैराबोला में अक्सर औकात हम भूल जाते हैं, तो इसी वजह से आप थोड़ी यहाँ ट्रिक समझ लें कि जब भी आपका पैराबोलिक कर्व होगा, तो वो आपका या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये मतलब या सीधा p की तरह होगा या उल्टी p की तरह होगा, इस हिसाब से। अगर आपका कोई भी कर्व हाइपरबोला होगा, तो हाइपरबोला का मतलब है या इस तरह h की तरफ ऊपर होगा या h की तरह नीचे होगा। तो आप यहाँ से खुद ही समझ लें तो कौन सा ग्राफ किस तरह है। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह है, इस तरह जाएगा। तो आपका ये ग्राफ किसको ओबे करता है, हाइपरबोला को। तो आपका ये ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व बनाएगा, या हाइपरबोलिक कर्व का आधा हिस्सा है। अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। चार्ल्स लॉ जो है एक ऐसा लॉ है जो हमें रिलेशन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बताता है। एक ऐसा लॉ जो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन को बताए, उस लॉ को हम चार्ल्स लॉ कहेंगे। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है हम उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम खुद इसकी समझते हैं ताकि हम खुद इस काबिल बन जाएं कि उसकी डेफिनेशन बना लें। सबसे पहले आप अगर इसको देखें कि इसका जो गैस है इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, और इसको जो इस टाइम टेम्परेचर दिया जा रहा है वो 5 केल्विन है। आपने इसी वॉल्यूम का या इसी कंटेनर का जिसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि अगर ये गैस बढ़ेगा तो इसका पिस्टन भी ऊपर मूव होगा। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो पिस्टन आपका यहाँ था वो आपका पिस्टन यहाँ पहुंच चुका। अब पिस्टन ऊपर चला गया, मतलब बीच में जो स्पेस हो गई, बीच में जो वॉल्यूम हो गया वो ज्यादा हो गया। आपके पास टेम्परेचर 5 था तो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम भी आपका डबल हो गया। तो मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और जब एक चीज बढ़ाई जाए और उसके नतीजे में दूसरी चीज भी बढ़े, तो फिर इस किस्म के रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मगर यहाँ पर एक और चीज समझे, अगर मैं पिस्टन को ऊपर से धक्का दे रहा हूँ और आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा? वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए टेम्परेचर की वजह से। तो मतलब मुझे रिलेशन सही पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर मुझे रिलेशन जानना है टेम्परेचर के दरमियान और वॉल्यूम के दरमियान सही नमूने से और एक्यूरेट नमूने से कि टेम्परेचर का वॉल्यूम के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ रहा है, तो मुझे एक चीज को कांस्टेंट रखना होगा। यानी टेम्परेचर को मुझे कांस्टेंट रखना होगा, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा। प्रेशर को कहना पड़ेगा कि भाई आप बीच में डिस्टर्ब ना करो, मुझे सिर्फ रिलेशन देखना है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। अब यही चीज हमें चार्ल्स लॉ बताता है कि वॉल्यूम v ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम जो किसी भी गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। अगर आप किसी गैस का या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फिर घूमना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा एनर्जी के साथ। और वहाँ पर जिस चीज़ को हमने कांस्टेंट रखना होगा उस चीज़ का नाम है प्रेशर। तो प्रेशर शुड बी केप्ट कांस्टेंट व्हेन वी हैव टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब एक ऐसा लॉ जो अपने आप को ओबे करने के लिए एक चीज़ को कांस्टेंट रख रहा है जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऐसा प्रोसेस है जो आइसोबैरिक प्रोसेस को ओबे कर रहा है। तो जो आपके पास चार्ल्स लॉ होगा वो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस को ओबे करने वाला लॉ है। अब हमारे पास इस लॉ में हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो वॉल्यूम की जगह हमने v लिखा, डायरेक्टली की जगह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, टेम्परेचर की जगह हमने टेम्परेचर लिखा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मगर हम वहां क्या चीज कांस्टेंट रख रहे हैं, वहां पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाना होता है तो वहां पर हमने दो काम करने होते हैं। एक हमने वहां पर इक्वल की साइन देनी होती है, और दूसरा वहां पर हमने के या कोई ना कोई कांस्टेंट देना होता है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया वो के दिया है। तो अब आपके पास जो फार्मूला है वो v इज इक्वल टू के टी है, मगर यहाँ पर जो t है वो मल्टीप्लाई में है। अगर दूसरी साइड आ जाएगी तो वो हो जाएगी डिवाइड की। तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप ऐसे कहें कि v अपॉन टी इज इक्वल टू के, या v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला है आपके पास चार्ल्स लॉ का। अब अगर आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके ऊपर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर कुछ है, तो आप दोनों के दरमियान किस तरह रिलेशन फाइंड करेंगे कि दो स्टेट्स के दरमियान आफ्टर और बिफोर क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं। तो वहां पर आपके पास ये जनरल गैस इक्वेशन बनेगी। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन किस तरह बनेगी वो आप यहाँ देखें। आपके पास टेम्परेचर पहले था 5, उस टाइम वॉल्यूम था 10, और आपका जैसे ही टेम्परेचर आपने 5 से 10 बढ़ाया तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी आपका 10 से क्या हो गया, 20 हो गया। तो अब क्या आफ्टर और बिफोर क्या दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो सेम है। इनको बताने के लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो है v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। वो हमने इसी में से निकाली है, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। अब अगर आप इसको जनरल इक्वेशन कहें चार्ल्स लॉ की तो बेहतर होगा। ठीक है, अब आप इनको अगर साबित करना चाहें 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, इन द सेम वे 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5, तो दोनों अतराफ से जो आपका आंसर आ रहा है वो सेम है। मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये इक्वेशन है वो एक्यूरेट है और ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है। अब हम आते हैं इनके ग्राफ्स की तरफ। ग्राफ्स चूंकि इन दोनों के दरमियान आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो वहां पर अक्सर औकात जो ग्राफ का होता है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब आप इसको ऐसे समझें कि आपके पास यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है वो वॉल्यूम को शो कर रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन आपका शो कर रही है टेम्परेचर को। आपने वॉल्यूम को यहाँ बढ़ाया, यहाँ आप वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये आपका वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस चीज को आप इन्वर्स करें, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ मिसाल 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर आपके पास सपोज करते हैं 50 है, यहाँ पर सपोज करें आपके पास 100 है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम, इस पे ऊपर वॉल्यूम 0 हो जाता है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है। फर्ज करें यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है 100 डेसीमीटर क्यूब है। आपने टेम्परेचर को 100 से 50 तक कर दिया, तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो जो अभी 100 तक है वो आ जाएगा 50 तक। मतलब उसका वॉल्यूम अभी यहाँ तक आ जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो गया। इन द सेम वे अब आपने उसका टेम्परेचर 50 से 5 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो
50 से 5 तक आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। इन द सेम वे आपने उसके टेम्परेचर को और कम किया, तो और टेम्परेचर कम करने से और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे पास एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जहां पर उनका जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। और उस पॉइंट को हम कहेंगे, अगर आप इस ग्राफ को आगे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, अब एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ तक हर चीज प्रैक्टिकली तो नहीं की, मगर आपका ग्राफ यहाँ तक सीधा आ रहा था। आपने अंदाजा लगाया कि अगर ये ग्राफ यहाँ तक सीधा आ रहा है तो आगे भी सीधा ही जाएगा। इस किस्म को या इस किस्म की अगर हम कोई लाइन बनाएं तो हम उसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेट। आपने यहाँ तक ग्राफ सीधा आया तो आपने कहा कि ये लाइन आपकी यहाँ तक गई, वहां पर टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम केल्विन में 0 केल्विन कहेंगे। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर सारे के सारे वॉल्यूम गैसेस के बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका है 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। इसी वजह से हम ये भी चीज कहते हैं कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज जीरो। अब हम आते हैं एवागेद्रोज लॉ के ऊपर। दरअसल एवागेद्रो का जो लॉ था वो हमें एक इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका पूरा नाम था एमेडियो एवागेद्रो। 1811 के अंदर बॉयल्स लॉ दिया गया था, 1662 के अंदर चार्ल्स लॉ दिया गया था, 1787 के अंदर एवागेद्रो लॉ दिया गया था, 1811 के अंदर। देखें आप, स्टेप बाय स्टेप सदियों में यह काम हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ 25-30 मिनट के अंदर इस सारी चीजों को समराइज कर रहे हैं। सदियों की नॉलेज आप कुछ ही मिनटों में हासिल कर रहे हैं। और ये जो एवागेद्रोस लॉ था, ये दरअसल हमें शुरू में जो बनाया गया था वो इस वजह से ताकि वो हमें रिलेशन बता सके बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका जो नाम पड़ गया वो था एवागेद्रोस लॉ। और एवागेद्रोस लॉ हमें क्या कहता है हम वो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम ये चीज समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 और इसका वॉल्यूम है 10, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 10, इसका वॉल्यूम क्या हो गया 20। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, या आप ऐसे कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल जैसे ही बढ़े तो आपके वॉल्यूम का मिकदार बढ़ गया। मगर ये तब बढ़ेगा जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर डिस्टर्ब आपको ना करे। अगर आप वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं और ऊपर से प्रेशर भी दे रहे हैं तो आपको सही रिलेशन का पता नहीं चलेगा। इन द सेम वे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को कम भी कर रहे हैं और नीचे से हीट भी दे रहे हैं, नीचे से आप उसको फायर भी दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर भी दे रहे हैं, तो भी आपको इस रिलेशन का पता नहीं चलेगा। अगर आपको वॉल्यूम के दरमियान और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन को जानना है तो वहां पर आपने दो चीजों को कहना है कि भाई आप हमें डिस्टर्ब ना करें, और वो दो चीजें हैं टेम्परेचर और प्रेशर। इसी वजह से इन दोनों को रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने टेम्परेचर को और प्रेशर को आपस में रखना होगा कांस्टेंट। तो अब हम आते हैं एवागेद्रोस के लॉ के ऊपर। एवागेद्रोस लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो वॉल्यूम भी आपका कम होगा। मगर एवागेद्रो ने कहा कि ये चीज आपकी तब प्रूव होगी, तब साबित होगी जब आप करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि उस टाइम आप टेम्परेचर को और प्रेशर को ना बढ़ाएं ना कम करें, जितना है उतना ही रहने दें, तभी आपका ये जो लॉ है वो प्रूव होगा, तभी जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शन होंगे। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो ये चीज है वो है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V शो करता है वॉल्यूम को, N शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहाँ ये चीज साबित होती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो वहां पर हमने दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज, वहां पर हमने एक तो इक्वल की साइन देनी होती है, और दूसरी चीज हमने वहां पर कांस्टेंट देना होता है जो भी वहां हो। तो अब हमारे पास ये फार्मूला हो गया V इज इक्वल टू K इंटू एन। एन यहाँ शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को।
अब आपका यहाँ जो n है वो मल्टीप्लाई में है, और n जब आपका दूसरी साइड आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो अभी आपके पास जो फार्मूला है वो है v अपान एन इज इक्वल टू के, या आप उसको ऐसे कहें कि v अपान एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये आपके पास फार्मूला है एवागेद्रोस लॉ का। अब आपके पास अगर एक कंटेनर है और दूसरा सेम कंटेनर है, लेकिन बिफोर और आफ्टर आप उन दोनों कंटेनर्स का मालूम करना चाहते हैं रिलेशन, तो आपके पास ये फार्मूला बनाना होगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास पहले नंबर ऑफ मोल्स थे 5 और वॉल्यूम था उस टाइम 10। आपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ गया अकॉर्डिंग टू एवागेद्रोस लॉ। तो इसीलिए हम कहेंगे कि V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। अब आपके पास ये जो फार्मूला है एवागेद्रोस लॉ का फार्मूला है, और ये आपका लॉ या ये फार्मूलाज आपको तब काम आते हैं जब आपको ऐसे कहा जाए कि फर्ज करें कि उनका पहले वॉल्यूम ये था, पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स ये थे, बाद में उनके नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, बताएं कि उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो बिफोर और आफ्टर की जब चीजें आती हैं तो उनमें ऐसे आपके जो न्यूमेरिकल्स में आपके ये ऐसे फार्मूलाज काम आते हैं। वैसे तो यहाँ तक चीजें इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं, मगर इस लॉ के अंदर हमें कुछ और एक्सप्लेनेशन देनी है। मिसाल के तौर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मिसाल के तौर पर ये वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का। एवागेद्रो लॉ के हिसाब से अगर इसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, अगर इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होने की वजह से दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। दोनों के वॉल्यूम बराबर होने की वजह से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। शर्त यह है कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। इसी बात को आगे लेकर हम ये कहते हैं कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एक किस्म के गैस का है और 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दूसरे किस्म के गैस का है, अब अगर इन दोनों किस्म के गैसेस का हम नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, क्योंकि उन दोनों के वॉल्यूम बराबर थे। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर तब होंगे जब उन दोनों का जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो और वो बराबर हो, तब जो है ये एवागेद्रो लॉ की कंडीशन ओबे होगी। अब यही चीज अगर हम ग्राफिकली समझें तो हम ऐसे कहेंगे कि आपके पास अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और उसका जो वॉल्यूम है वो 2 डेसीमीटर क्यूब है, दूसरी तरफ आपके पास ऑक्सीजन है जिसका वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है। दोनों अलग अलग किस्म की गैसेस हैं, दोनों अलग अलग पीरियोडिक टेबल में जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दोनों का वॉल्यूम एक जैसा होने की वजह से या एक जितना होने की वजह से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। यहाँ पर भी शर्त यह है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर इसका हो वही टेम्परेचर और प्रेशर इसका हो, तभी ये एवागेद्रो की कंडीशन ओबे होगी। इसी वजह से हम ये इंग्लिश में लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इज सेम, देन द नंबर ऑफ मोल्स of both gases or of all gases will be same only and only when temperature and pressure is same। अब हमने एवागेद्रो लॉ को पढ़ा, चार्ल्स लॉ को पढ़ा और बॉयल्स लॉ को पढ़ा। अब इन तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद एक हमें इक्वेशन मिलती है गैसेस की, जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन गैसेस के बारे में थी, मगर गैसेस की वो रिलेशन बता रही थी जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हो। चार्ल्स लॉ गैसेस का लॉ था, मगर वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बता रहा था वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। ये भी गैसेस का लॉ था, मगर ये बता रहा था वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान या मॉलिक्यूलर मासेस के दरमियान। मगर जनरल गैस इक्वेशन, जो सारे गैस इक्वेशन गैसेस की जो है एक किस्म की जनरल इक्वेशन होगी, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो हमें आखिर क्या चीजें बताती है और उसके अंदर सब चीजें समाई हुई हैं कि या नहीं है। अब हम आते हैं इस जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को हम जनरल गैस लॉ भी कहते हैं। जिस तरह आप इसको कह रहे थे बॉयल्स लॉ, या आप इसको इस तरह से कहें प्रेशर वॉल्यूम लॉ, इसको आप कहें टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ, इसको आप कहें कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स लॉ।
लेकिन ये आपके पास है जनरल गैस लॉ, इसके अंदर सारी जनरल चीजें आ जाती हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी आपके पास मुख्तलिफ एमसीक्यूज में या मुख्तलिफ आपके पास थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में, लाइक इज प्रूव दैट पीवी इज इक्वल एन आर टी। अगर वैसा भी आए तो भी आपने इसी तरह से ही करना है। या फिर इसको इस तरह से भी कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैसेस या इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस, एक ऐसी इक्वेशन जो आपको गैसेस की हालत के बारे में बता सके, मुकम्मल हालत के बारे में। अब अगर आपने जनरल गैस इक्वेशन मालूम करनी है तो हमने उन तीनों लॉज की कंबाइन करना है जो लॉज गैसेस के बारे में बताते हैं। इसी वजह से हम लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू ड्राइव दिस इक्वेशन टेक यूज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवागेद्रोज लॉ। अब अगर हमने तीनों लॉज लेने हैं तो पहला लॉ जो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है वो हमें यह कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ हमें यह कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवागेद्रोस लॉ हमें यह कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये तीनों लॉज हमारे पास जो हैं, इन तीनों लॉज को हमने करना है कंबाइन। सो कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब हमने इन तीनों लॉज को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास ये जो तीनों में वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तीनों में वॉल्यूम सेम है। तो जो वेरिएबल या जो चीज हमारे पास सेम है हमने वो लिखी है यहाँ पर सेम। प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहाँ भी, प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहाँ भी, प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहाँ भी। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन भी यहाँ पर सेम लिखी। उसके बाद यहाँ पर 1/p है तो हमने वहां 1/p लिखा। यहाँ पर t है तो हमने यहाँ पर t लिखा। यहाँ पर n है तो हमने यहाँ पर n लिखा। अब हमने तीनों इक्वेशंस को आपस में कर दिया है कंबाइन। अब यहाँ पर यह होता है कि हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को अगर इक्वेशन के अंदर आ जाती है तो रिमूव करना होता है ताकि हमें इक्वेशन मिले। और जब भी इक्वेशन हमने लानी होती है तो हमने इक्वल की साइन देनी होती है। और इक्वल की साइन तब आती है जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करने के बाद हमेशा दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास इक्वल की साइन और दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको आर से शो किया जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारा वो आर है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। चाहे आप कहीं भी गैस के लिए जाएं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा हमेशा आपका सेम रहेगा। बाकी जो आपके वैल्यू है, ये वाला एन वैल्यू सेम हमने लिखा, टी यहाँ पर सेम ने लिखा, हमने यहाँ पर जो पी डिवाइड में वो हमने यहाँ सेम लिखा। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि ये जो आर है ये आर हो जाएगी इस एन टी के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगी आर एन टी। ये जो पी डिवाइड में है जब बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई की। तो आपके पास कुछ ये फार्मूला मिलेगा पी वी इज इक्वल आर एन टी। अब आपने इसको लिखना है अल्फाबेटिकली या इस तरह से जिस तरह इक्वेशन आपको कही गई है कि प्रूव करें। तो मल्टीप्लाई में आए चाहे आप 2/3 लिखें तो भी आपका जवाब 6 आएगा या 3/2 लिखें तो भी आपका जवाब 6 आएगा। तो ऑर्डर का, तरतीब का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप वैसे लिखें। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर पीवी इज इक्वल आर एन टी के बजाय पीवी इज इक्वल एन आर टी लिखा, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तरतीब हम कौन सी भी दें हमारी मर्जी है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है पीवी इज इक्वल एन आर टी, और इसी इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस लॉ कहते हैं या पीवी इज इक्वल एन आर टी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये आर था, इस आर का वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू कांस्टेंट कितना है 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। अब ये वैल्यू आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब आपके पास वॉल्यूम आपके पास ये सारे वैल्यूज हो तो ये जो आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इस वैल्यू का होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप इसको कहें या फिर आप इसको इक्वेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहें, क्योंकि ये आपको जनरल गैस लॉ के बारे में या जनरल गैस इक्वेशन के बारे में बताती है। तो ये आपके पास आर का वैल्यू जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको अगर ये वैल्यू याद नहीं होगा, चाहे फिर आपको ये फार्मूला याद क्यों ना हो, आपको हेल्प आउट ज्यादा नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ बताई गई हर चीज जो आपने पढ़ी है वो सब की सब अहम है, इंक्लूडिंग आपके एमसीक्यूज एमडी केट में, ई केट में, चाहे अदर जनरल टेस्ट हो उसमें, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको इस पूरी चैप्टर के अंदर, पूरी क्लास के अंदर काम आएंगी।
आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी हैं। और इन द सेकंड वीडियो जो इसके बाद आने वाला है, उसके हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस इक्वेशन करेंगे, जिसमें हम जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT इक्वेशन किस तरह बनी, वो बिल्कुल इसी नमूने से, बिल्कुल आसान तरीके से जिस तरह आपने ये समझी, वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम हल करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज हल करेंगे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आ पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।